और बिलाल साहब से भी पूछे। बिलाल साहब आप बताइएगा, ये दोनों बहुत सिग्निफिकेंट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, जो वो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे लेकिन फ्रॉम आर्मी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आर्मी चीफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया अपने शो में दावत देने का। देखिए आज एक तो जी आज ये सेनेट से ये अब पास हुई है जी विद 2/3 वोट, और कल अब ये नेशनल असेंबली में जो 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये हम एक्सपेक्ट करें कि वहाँ पे प्रेजेंट होगी। 64 चाहिए थे 2/3 के लिए और 64 ही आपको मिली। जी जी। और उसके लिए एक पीटीआई के बंदे को और एक जेयूआई के बंदे को आपको लोटा बनाना पड़ा। नहीं देखिए, ये तो अब आपकी लोटा बनाना, अब आप उससे कहें, अब उनकी एक अपनी आप कहें कि कभी जब भी कोई मेंबर अपनी मर्जी इख्तियार करे तो किसी को पसंद ना हो तो उसको लोटा कह दें, उनकी अपनी एक चॉइस है। आप कह दें सर, लेकिन वो अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ वोट दिया। नहीं तो पार्टी लाइन देखिए, आप ये इख्तियार है जी, सोचते समझते ही इंसान है ना। तो अगर उन्होंने एक फैसला किया है नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज, उनने क्यों, ये उनकी एक मंशा, उनकी चॉइस है, एंड आई थिंक दे मेड द राइट डिसीजन। देखिए चूंकि जिनकी आप पार्टी लाइन की बात कर रहे हैं, पार्टी लाइन वालों ने तो स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा होना गवारा नहीं किया, हमेशा की तरह। हमने बार बार इनसे कहा आप स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, मैं उधर मेंबर था, 2 दिन हमने लगाए हैं, फिर आर्टिकल बाय आर्टिकल रीडिंग भी हुई, बहस भी हुई, कुछ इंप्रूवमेंट्स भी उसके नतीजे में स्टैंडिंग कमेटी में इसमें बिल में आई। अब इतनी दौड़ना लगाते ना तो 2-4 रोज मेहनत कर लेते तो आपको वैसे ही किसी पार्टी से सपोर्ट मिल जाती है। नहीं, 2 वोट का तो फर्क है। नहीं देखिए बात ये है कि आपको तो जल्दी है कि बस 3 दिन नहीं जी। देखिए हमने वो एक जल्दी नहीं, हमने स्टैंडिंग बिल्कुल पार्लियामेंट्री प्रोसेस के तहत ही किया, और सेनेट के अंदर ये बिल प्रेजेंट हुआ, स्टैंडिंग कमेटी में गया, जिधर से हस्बे रवायत। आप कौमी असेंबली से कब पास कराएंगे? नहीं, कौमी असेंबली में अब कल प्रेजेंट होगा बिल, और उसके बाद देखिए क्योंकि देखिए स्टैंडिंग कमेटीज दोनों हाउसेस की उसको कंसिडर किया, आर्टिकल बाय आर्टिकल रीडिंग की, तकरीबन 12-13 घंटे इसके ऊपर लगे। मतलब कल आप पास करवा सकते हैं कौमी असेंबली से? देखिए वो तो अब प्रेजेंट हो जाएगी, उसके बाद आई एम श्योर तकारीर भी होंगी, तो लेट्स सी व्हेन इट हैपेंस। बट स्टैंडिंग नहीं, मगर देखिए, मगर जो स्टैंडिंग कमेटी का अमल है, या तो आप कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का अमल जो है वो नाकाफी है। देखिए पार्लियामेंट्री प्रोसेस में और तो कोई तरीका नहीं है एक किसी भी कानून को तफसील में देखने का। इधर दोनों स्टैंडिंग कमेटीज, लॉ एंड जस्टिस की, नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों की जॉइंट मीटिंग बुलाएगी, जिससे विलफुली पीटीआई ने हमेशा की तरह टीवी पे बयानात अपनी जगह, मगर जहां पर आके डिबेट करनी चाहिए थी, अपना मौका देना चाहिए था, वहां पर नहीं आए। उसी तरह जिस तरह जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद नहीं आए, उसी तरह जिस तरह जब प्राइम मिनिस्टर मीटिंग बुलाते हैं तो नहीं आते, फिर बाद में कहते हैं हमारी राय नहीं ली गई। मगर जो आपने सवाल किया है, देखिए इसके हवाले से बिल्कुल अब आपके जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिल नाउ कंकरेंटली, अगर ये नेशनल असेंबली से भी इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करें कि ये 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो जाएगी एंड इट विल देन बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। और मकसद वही है जो जनरल साहब बता रहे थे कि एक यूनिटी ऑफ कमांड इंश्योर करने के लिए प्रैक्टिकली इंफरादी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यही किरदार पिछली जंग में अदा किया, मगर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना। और आज के दौर में जहां पे डिफेंस की डेफिनेशन इटसेल्फ इज नॉट जस्ट सिंपली लैंड, एयर एंड सी, डिफेंस की एक अपनी डेफिनेशन वसी हो गई है, और उसके अंदर टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड टू इंश्योर दैट इन अ सिंक्रोनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड इन अ होलिस्टिक मैनर आप अपने मुल्क का दिफा कर सकें। तो इसीलिए इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंटेरियंस ने, पहले हुकूमत ने यह बिल पेश किया और अब 2/3 वोट के साथ सेनेट ने इसको पास किया आफ्टर डिलिबरेशंस। तो ये इसका मकसद है जी, और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इससे जो हमारा दिफा है वो मजीद मजबूत होगा, और ओवरऑल ये जो तरमीम है इससे गवर्नेंस मजीद मजबूत होगी। जी आप सर, उमैर साहब, आपको ढेर सारी तकरीरें सेनेट में भी करनी चाहिए थी, आपको ढेर सारे अपने आर्गूमेंट्स और पॉइंट जो तब्दीलियाँ थी, तरामीम थी, तजवीज़ करनी चाहिए थी स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर भी। पार्टी को अपना रोल अदा करना चाहिए, चाहे 2 बंदे हो, चाहे 25 बंदे हो, चाहे 50 बंदे हो। उठा के पीछे निकल जाना तो आप उसको फ्री हैंड दे देते हैं जो आपने दिया। नहीं, फ्री हैंड तो नहीं है जी। देखें सिस्टम, देखें क्या चल रहा है, मतलब देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ मौजूद थी, जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की फाउंडेशन है, वो आज इन्होंने हिला दी हैं। 26वीं आईनी तरमीम में जो रास्ता तकरीर कौमी असेंबली में करते तो कितना अच्छा लगता। नहीं तो कौमी तो अभी आई नहीं ना, तो कौमी में होगी ना। देखें सेनेट वाले तो आज उन्होंने की होंगी, वो 1-2 दिन से कर रहे हैं इस चीज़ पे। बैरिस्टर अली जफ़र बोले थे पहले, आज का मुझे नहीं आइडिया। मगर देखें आर्टिकल 243 की आपने बात की, देखें जो आप कह रहे हैं कि ऑन द रिकमेंडेशन अपॉइंट होगा, मतलब ये पार्लियामेंट अपने डोमेन में से एक चीज़ उठा के कहीं और दे रही है।
आप सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप खुद कदगन लगा रहे हैं। मतलब इस चीज का इन्हें सोचना चाहिए। फिर जो सारी चीजें पार्लियामेंट के हिस्से से कोई चीज नहीं जा रही, लेकिन जो पार्लियामेंट के तरीके से आप ऑपरेट कर रहे हैं मैं और बात कर रहा हूं, उसका तरीकाकार अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ऑफिस से बदल गया। 243 के 6 की बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट द कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। तो ये स्ट्रक्चर अब थोड़ा डिफरेंटली डिफाइन किया गया, पहले से फर्क हो गया इसमें, डिफरेंट हो गया ना। तो फिर देखें फर्क आ गया, जहां पार्लियामेंट पहले खुद सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर करता था, उसकी डोमेन से एक चीज तो निकल गई, तो फर्दर बैलेंस ऑफ पावर किधर टिल्ट करेगा, ये सारी डिबेटेबल। फिर ये जो बातें कर रहे हैं ना कि ये होगा, ये स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन के लिए क्या आर्मी एक्ट में कोई तरमीम हुई है, कई प्रपोजल डिस्कस हुए, सारे हम हवा में बातें कर रहे हैं। आर्मी एक्ट में हो सकता है सब्सिक्वेंटली इस तरमीम के बाद तब्दीलियां आएंगी, वो है ना कि अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरमीम डाली है तो इसको आप लॉ के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे, आर्मी एक्ट अमेंड होगा। ठीक है, फिर जिस तरीके से कराएगी, अब देखें जो चांगा मांगा की पॉलिटिक्स करने के आदी हों, जो सिंध हाउस की पॉलिटिक्स करने के आदी हों, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वोट किसी मैनर में आए। देखिए यही कार्रवाई हुई 26वीं आईनी तरमीम के बाद। 63A की कितनी बड़ी सूरतकारी की गई कि एक जज साहब रिटायरमेंट से पहले फौरन फैसला दे के जाते हैं, वहां से दरवाजा खोल दिया जाता है। फिर जो 26वीं आईनी तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का दरवाजा खुलता है, वो जो लैंडमार्क जजमेंट देता है, वो रिजर्व सीटें बांटी जाती हैं, 27वीं आईनी तरमीम के लिए रास्ता खोला जाता है। सारी नंबर मैनेजमेंट की जा रही है किस बेसिस पे? देखिए एक असेंबली जिसका मैंडेट ही डाउटफुल है, आज के दिन तक जो अपने पैरों पे नहीं खड़ी, वो इस आइन के खदोखाल इतने बुरे तरीके से बिगाड़ रही है कि आने वाले, मैं कहता हूँ अगले 10-12 साल में भी वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन हमारी जो हिस्ट्री है जुडिशरी की भी, वो उनको अपने अंदर कुछ देखना चाहिए। जो कुछ जुडिशरी के साथ अभी हो रहा है नहीं होना चाहिए था, जुडिशरी मजबूत रहनी चाहिए थी। लेकिन मैं इफ्तिखार चौधरी को देखूं, साकिब निसार को देखूं, बंदयाल को देखूं, मुझे किसी एक जज का भी वो ऐसा कारनामा नज़र नहीं आता जिसने पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम की बेहतरी के लिए, शफाफियत के लिए काम किया हो। इफ्तिखार चौधरी के ज़रिए पीपल्स पार्टी को फिक्स किया गया, साकिब निज़ार और बंदयाल के ज़रिए नून लीग को फिक्स किया गया। बंदयाल साहब ने 63A का गलत फैसला पंजाब में जाके किया हुआ था, और फैज़ साहब ने उस वक्त वो फैसला किया जब वो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब थे। उन्होंने 26वीं की राह वार करने के लिए फैसला सही किया, बट वेरी बैड टाइमिंग। बिल्कुल, मगर ये देखें ये टोटल 10% फैसले होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के गलत होंगे, 90% तो ठीक होंगे। आज आपने क्या किया है कि उसकी प्रेसिडेंट्स को हवा में फेंक दिया। आप कह रहे हैं कि 12-12 जजेस के, 13-13 जजेस के फैसले अब इस कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। जो अदालत, उसके 2 जजेस बैठ के, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आई नहीं, अदालत पे बाइंडिंग ही नहीं, वो बाइंडिंग नहीं, वो जो है ना तमीजुद्दीन का फैसला, वो जो है ना हिना जिलानी वाला फैसला, वो तमाम फैसले रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, वो जो मर्जी करें। और फिर उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह से हो रही है, मतलब सबसे बड़ा देखें ना लकूना क्या है। आर्टिकल 175A पहली दफा का चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट कर रहा है? वजीर आजम, जो खुद इलेक्शन हार के आया हुआ है, जिसका मैंडेट ही क्लियर नहीं है। ये किस तरह से हो सकता है कि वो अपनी चॉइस पे जो है ना अपॉइंट कर दे? और फिर उसके बाद जो अगले 5-7 जजेस अपॉइंट होने हैं, जिस चीफ जस्टिस को वो लाया है उस कोर्ट में, वो और प्राइम मिनिस्टर मिलके बाकी लगाएंगे। जब बिलाल साहब एक चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, वो मौजूदा जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उनकी रिटायरमेंट इसी महीने ड्यू है। आप 65 से 68 ईयर्स पे रिटायरमेंट एज ले जा रहे हैं, मतलब आप पर्सन स्पेसिफिक पूरी तरमीम आईनी ले आए। 65 से उसको 68 कर देंगे, उसी को आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड लगा देंगे, उसके नीचे बंदे साथ लगा के तो अदालत आपकी पूरी हो जाएगी। तो आप क्यों मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? उसके बगैर फेयरनेस से भी चल सकते नहीं। देखिए बात ये, मेरे ख्याल से ये हरगिज ये रिटायरमेंट डेट का इसलिए ताल्लुक नहीं, और किससे ताल्लुक है? मेरे से ताल्लुक नहीं। देखिए मैं आपको वजह बता देता हूँ। क्योंकि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो आइन में भी अभी जो तरमीम में प्रपोज किया है, उसके अंदर सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। तो उसमें रिटायरमेंट का तो कहीं 65 से 68 किया ये काम के लिए सर? नहीं, देखिए वो तो ओवरऑल अदरवाइज भी जो सुप्रीम कोर्ट से जजेस आपने 68 क्यों किया सर? नहीं देखिए अभी आप, वरना आप इस पे कुछ ऐड करना है? ये ऐड करना है 68 इसलिए किया है, वो जो क्लॉज है वो कहती है फ्रॉम द अमंगस्ट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जज साहब की रिटायरमेंट 1 दिसंबर है। इज और हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये वो बाकी है 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद रिटायरमेंट। हाँ जी, 20 दिन के बाद। नहीं तो देखिए इसमें अभी तो इनिशियली आपने जजेस सुप्रीम कोर्ट से ही आपने, और आपने कहां से अभी जजेस इनिशियली तो आपने वहीं से ही लेके जाने हैं ना जी, तो और कहां से लेकर आना? पर्सन स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक नहीं, पर्सन कभी दुनिया में अच्छी जानी जाती है, कभी दुनिया में पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। आप जजेस हैं, एक वाहिद फर्द वाहिद की तो बात हम नहीं कर रहे, और पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ओवरऑल बात कर रहे हैं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्याम है। आप अगर अभी दोनों की रिटायरमेंट एज एक ही रखेंगे तो आपके पास कहीं से भी अभी वो आपके पास दोनों साइड से जजेस नहीं आएंगे ना। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्याम कर रहे हैं ताकि आप, वरना तो फिर आपके पास आज कहीं से भी जजेस मुमकिन नहीं होगा, दोनों साइड से रिटायर हो। आइडियली आपको फायद ईसा साहब को वापस ले आना चाहिए, बड़ा सूट करेगा।
करेंगे? चले वो आपकी रिकमेंडेशन आपको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डालनी चाहिए। आप शहरी, आपका हक है, नहीं आप जुडिशल कमीशन में दीजिएगा, उसका फैसला होगा आगे तायन करने का। तो वो बल्ले वाले निशान का जैसा वो एक हिस्टोरिक डिसीजन करके गए ना, उनसे बेहतर आपको ऑप्शन नहीं मिल सकती जी। तो देखिए जनरल साहब से भी नहीं, और दूसरी बात ये जी कि जो बात अभी न्याय साहब कर रहे थे, देखिए बात ये, अब ये 26वीं आईनी तरमीम को भी पीटीआई बुरा कहती है, उसके अंदर उनका पूरा आपके शो पे, बल्कि मेरे ख्याल है राजा साहब ने कहा था कि अब हम इस मुसवदे से राजी हैं, मौलाना साहब ने जो किरदार अदा किया वो उसको सराहते हैं। तो इसलिए कहने का मकसद ये, मैं फिर से आज दोहराता हूँ, ये बातें मैं न्याजी साहब यहाँ पे कर रहे हैं और इनकी शायद इनकी गलती नहीं, इनकी पार्टी पॉलिसी है, मगर काश के ये बहस हमसे आके स्टैंडिंग कमेटी में करते। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद आप कहते हैं कि हमें आके जवाब दें, दिफा के लिए क्या किया जा रहा है। इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग होती है, आप उसमें नहीं आते। फिलिस्तीन पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, आप उसमें नहीं आते। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली एपेक्स कमेटी बुलाते हैं जिसके अंदर सीएम केपी को दावे देते हैं, उसमें नहीं आते। फिर टीवी पे आके बयान देते हैं कि हमसे मुशावरत नहीं होती। तो आप खुद इन फोरम से हटते हैं और फिर टीवी पे आके बयान देते हैं। काश क्या वहां पर आके हो सकता है इनमें से दीगर शिकों पे ये इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर देते हैं वहां पर, मगर जो अब ये तकारीर, जिस तरह की पॉपुलिस्ट तकारीर ये अब कर रहे हैं, कभी टीवी पे आके कभी फ्लोर पर, बेहतर था कि स्टैंडिंग कमेटी में आके वहां राय देनी चाहिए। सर ये जो आईनी अदालत का क्या, मैं इससे हम बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये मैंने माजी के इफ्तिखार चौधरी साहब, साकिब निसार साहब, बंदयाल साहब, इनकी मिसालें सिर्फ इसलिए दी कि ये हमारी हिस्ट्री है। पुरानी भी चले जाएं तो जस्टिस महीउद्दीन वाले केस से आज तक आ जाएं, वो जस्टिस मुनीर वाले वाकया सामने रखते हैं, नजरिया जरूरत हम याद कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, कोई तरीका ढूंढ लेते हैं नजरिया जरूरत के लिए। आई थिंक हमारी, जैसे आपने मिसालें 3 चीफ जस्टिस साहबान के दी और उससे पहले भी, हमारी अदालती तारीख को इतनी ज़्यादा हम उसको चेरिश नहीं कर सकते। और वर्ल्ड रेटिंग में हम देखते हैं, वो कहते हैं 1 ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है, मजीद नीचे चले जाएंगे। और फिर लेकिन पक्स एंड प्रिविलेजेस आप देखें, वो 1 ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो हमें अपनी गलतियों से सीख के आगे चलना चाहिए। और इंस्टीट्यूशन की, जैसे सीडीएफ का ओहदा क्रिएट हुआ है, मतलब उसमें एक लॉजिक है कि वो सिनर्जी क्रिएट करेगा, वो कोऑर्डिनेशन क्रिएट करेगा। लेकिन आप कह रहे हैं सीडीएफ इसलिए बनाया गया कि सिनर्जी क्रिएट हो, जी, यूनिटी ऑफ कमांड। जी जी बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में तो आपने वो सिनर्जी सारी खत्म कर दी ना। देखिए इसमें अब अगर जब सेनेट या पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देती है, तो फिर मैं जो अवामी नुमाइंदे बैठे हुए हैं, देखिए मैं और आप क्या कह सकते हैं, अवामी नुमाइंदों निकल होना। लेकिन देखिए जो बिलाल साहब जो कह रहे हैं ना, पीटीआई ने जो कुछ किया था ना नून लीग के साथ, आजकल वो पछताते हैं कि हमने गलत किया था। आजकल जो नून लीग और पीपल्स पार्टी इनके साथ कर रही है, अमल का अपना एक सिस्टम चल रहा होता है ना। लेकिन आपको एनवायरनमेंट समझनी चाहिए और हिस्सा जरूर लेना चाहिए। जो बिलाल साहब का पॉइंट है ना, बजाय बायकॉट करें कि हम नहीं तो कोई भी नहीं, आप उसका हिस्सा बने, उसमें पार्टिसिपेट करें और उसी सिस्टम से आप सामने चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें।